चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हमने पढ़ी है प्लेट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। गुड इवनिंग आयशा, गुड इवनिंग जमशेदपुर। ठीक है, कौन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे हम। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने से पहले हम पुराना रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं। इतना स्पीड से ना पढ़ लें कि हमारी सब लोग उठ जाए हमसे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। 10 मिनट में रिवीजन खत्म करते हैं, फिर पहुंचते हैं उसमें। ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सीजन ऑफ अर्थ क्या होता है, टाइम जोन क्या होता है, ये हमने देखा था पहली क्लास में। लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, एंगल ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। व्हाट इज लैटिट्यूड? ये हिंदी में लिखा है, भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी का स्थान क्या कहलाता है? लैटिट्यूड कहलाता है, अक्षांश। अक्षांश कहलाता है। ठीक है, मतलब इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन, मतलब कोणीय डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम द भूमध्य रेखा। ठीक है, मेन जो इक्वेटर थी वो हमारे देख रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल क्या होती है? ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल होता है, नीचे वाला क्या होता है? अंटार्कटिक सर्कल होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, इक्वेटर माने मध्यम रेखा, रेखा। और आप लोग को पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अलग अलग अर्थ के अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर है। अलग अलग टेम्परेचर बोले तो यहाँ पे टेम्परेचर, इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है, इस एरिया में टेम्परेचर क्या है फिर कम है, इस एरिया में टेम्परेचर और कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है? अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण क्या है? इसके कारण मुख्यतः 3 कारण है। पहला कारण यह है कि अर्थ का सर्कुलर होना। दूसरा कारण क्या है? अर्थ का अपने एक्सिस में टिल्ट होना, 23.5 डिग्री टिल्ट होना। और तीसरा कारण क्या है? अर्थ का इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट होना। ठीक है, 3 कारण है अर्थ का रोटेट लाइफ फ्रॉम टर्बो। पहला कारण क्या है? अर्थ का स्पेरिकल होना। दूसरा कारण क्या है? अर्थ का 23.5 डिग्री टिल्ट होना। और तीसरा कारण क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट होना। ठीक है, पहले कारण की वजह से क्या होता है? अर्थ में टेम्परेट एरिया, ट्रॉपिकल एरिया और फ्रिजिड एरिया बनता है। ठीक है, दूसरा कारण जो है जिससे 23.5 डिग्री जो टिल्ट है अर्थ, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से सीजन में चेंज आते हैं। जाते हैं सीजन में चेंज आते हैं। तीसरा, जो अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है ना, उससे क्या होता है? अर्थ जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है उससे क्या होता है? अर्थ जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है उसकी वजह से डे और नाइट में क्या आते हैं? चेंज आते हैं। डे और नाइट में क्या आते हैं? दिन और रात में क्या आते हैं? वेरिएशन आते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात छोटी होती है। दिन कब बड़ा होता है? आप लोग तारीख बता सकते हो कि मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में, मतलब ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा कब होगा? आप डेट बता सकते हो मुझे? किस दिन दिन सबसे ज्यादा बड़ा होगा और उस दिन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 22 दिसंबर, ऑप्शन 2 21 जुलाई, ऑप्शन 3 21 जून, ऑप्शन 4 21 मार्च। किस दिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में, किस दिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होगा? 21 जून सही आंसर है। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन को, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में रात कब बड़ी होगी? सदर्न हेमिस्फीयर में रात कब बड़ी होगी? रात कब बड़ी होगी? 22 दिसंबर को। बाईस दिसंबर को बेटा, 22 दिसंबर को आप लोग को मतलब गलत कर रहे हो आफरीन आप। देखो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। 22 दिसंबर को विंटर होगा। कहाँ विंटर होगा? नॉर्थ में विंटर होगा। नॉर्थ में विंटर होगा, तो 22 दिसंबर को नॉर्थ में क्या होगा? बड़ी रात होगी। और साउथ में क्या होगा? गर्मी ज्यादा होगी। साउथ में गर्मी होगी और छोटा दिन होगा, मतलब बड़ा दिन होगा और अपना क्या होगी? रात छोटी होगी, ठंड ज्यादा होगी अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च, और ये हो गया सितंबर, 22 सितंबर। नीचे वाला क्या होगा? ऑटम, ऊपर वाला क्या होगा? स्प्रिंग होगा। ठीक है, टाइम देखने के लिए हमने
ये वाला सवाल का आंसर आप लोगों ने कर दिया था उस दिन। हाँ, वेरिएशन में देख लिया कि दिन और मतलब डे का हमने देख लिया कि डेट कैसे डिसाइड होगी। अब अगला सवाल हमारा ये था कि टाइम कैसे डिसाइड होगा। मतलब अगला सवाल हमारा ये था कि टाइम कैसे डिसाइड होगा अर्थ में। तो टाइम डिसाइड होने के लिए क्या करा था हमने, हमारे देश से जो भी लॉन्गिट्यूड जा रहा है उसमें से एक लॉन्गिट्यूड को हम क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड टाइम मान लेंगे। और फिर उस लॉन्गिट्यूड से क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। 0 डिग्री जो जीएमटी है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा टाइम कैसे कैलकुलेट करा था हमने, 360 डिग्री से कितना आ गया था अपना 24 आवर, और 1 डिग्री से कितना आ गया था 15 मिनट, और फिर 1 मिनट इज कितना आ गया था 4 डिग्री। इस तरीके से हमने जब डिस्टेंस कैलकुलेट करा था तो जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 82 मतलब अपना जो इंडिया का जो टाइम गैप है वो कितना होगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से मतलब 0 डिग्री से और हमारा जो टाइम है उसके बीच में टाइम कितना होगा 5.5 आवर। ठीक है, 5.5 आवर, ये बात अपन देख ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद हमने लैटिट्यूड पूरा देख लिया था। अब हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे। लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, हाँ लैटिट्यूड में एक चीज हमने याद याद बताया नहीं पाया मैं आपको। लॉन्गिट्यूड में हमने एक चीज देखी थी कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कोसेंट्रिक होता है। मतलब जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगी, जितना भी अक्षांश रेखाएं होंगी, जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उनका सर्कल क्या होगा, एक होगा। उनका सर्कल क्या होगा, एक होगा, पहला। और दूसरा क्या होगा, जितनी भी अक्षांश रेखा होंगी सारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सारी क्या होंगी, पैरेलल होगी। पर जो लैटिट्यूड होता है, सॉरी जो लॉन्गिट्यूड होती है, देशांतर रेखाएं जो होती है, जो लॉन्गिट्यूड होता है वो क्या होती है, पैरेलल नहीं होती है। वो पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, अच्छा ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री, इसमें बताने वाली बात यह है कि 180 डिग्री नॉर्थ है और मतलब सॉरी 160 160 डिग्री नॉर्थ है और 160 डिग्री साउथ भी है। पर 180 डिग्री नॉर्थ साउथ नहीं, 180 डिग्री एक ही है। ठीक है, वो क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ये तो 0 डिग्री हो गया। और आखिरी क्या है, आखिरी कौन सी देशांतर रेखा है, 180 डिग्री है। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम बताया था, 150 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है, पर 180 डिग्री क्या है, ईस्ट और वेस्ट नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, तो 180 डिग्री क्या कहलाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। जब इंटरनेशनल डेट लाइन देखा था फिर हमने ये बोला था कि ये जिगजैग क्यों है। तो जिगजैग क्यों है जब हम बता रहे थे, हमने बताया, बात करी थी जिगजैग इसलिए क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे प्लेनेट आ रहे हैं, बहुत सारे आइलैंड्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं, बहुत सारा लैंड एरिया आ रहा है। तो जोग्राफर ये चाहते थे कि जो लैंड कंटिन्यूस जो लैंड एरिया है उस एरिया में टाइम क्या रहे, सेम रहे। इसलिए उन्होंने क्या करा, इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब 180 डिग्री को थोड़ा टेढ़ा आड़ा करा हुआ है। ठीक है, ये वाली बात है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग देखे थे कि अर्थ कैसे रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये भी देखा था कि वेस्ट पे जाने पे क्या होता है, हम लोग वेस्ट पे जाने पे वी लॉस अ डे, और ईस्ट पे जाने पे क्या करते हैं, हम गेन करते हैं दिन को। अगर हमें एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब गेन करना है हमें, तो हम किस तरफ मूव करेंगे, हम ईस्ट की तरफ मूव करेंगे। अगर हमें लूज करना है एक दिन, तो हम किस तरफ मूव करेंगे, वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। हमने देखा भी था कि क्रिसमस वाला हमने देखा था, न्यू ईयर आपको मनाना है, अगर आपको ईस्ट की तरफ जाओगे तो न्यू ईयर 2 बार, मतलब एक बार यहाँ न्यू ईयर मना लो और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ तो न्यू ईयर आप 2 बार मना लोगे, है ना। और अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो यू विल लॉस्ट द डे। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसको याद रखना, गेन और वेस्ट में लॉस्ट। ठीक है, ये हमने देख लिया था कि वेस्ट टू नॉर्थ क्या होता है, अर्थ रोटेट करती है। हाउ इंटरनेशनली डेट मैनेज, हाउ इंटरनेशनली टाइम मैनेज, ये हमने देख लिया था कि दो चीज इंटरनेशनल टाइम कैसे मैनेज होता है। दो चीजें याद रखनी है इंटरनेशनल टाइम के लिए। पहला तो एक कंट्री को अगर इंटरनेशनल टाइम मतलब इंटरनेशनल टाइम के साथ चलना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टाइम, एक लॉन्गिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, एवरी कंट्री सेलेक्ट्स इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन, हर कंट्री को एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लेना है। मेरिडियन ना लेके आप लॉन्गिट्यूड भी ले सकते हो या फिर देशांतर भी ले सकते हो। ठीक है, हर कंट्री को अपना एक स्टैंडर्ड देशांतर रेखा लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, उसे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कहाँ से,
0 डिग्री से अपने देश की जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड देशांतर है वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करके टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये भी अपन ने देख लिया था, तो कुछ देर पहले ही कैलकुलेट करा था इसे। चलिए ये हो गया अपना पहला, ये हो गई हमारी पहली क्लास का रिवीजन। अब दूसरा क्लास चलते हैं। दूसरा क्लास में हमने क्या देखा था, पृथ्वी की उत्पत्ति क्या होती है, हाँ। और दूसरी क्लास में हमने नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलास देखा था। अपन ने नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलास, तो अपन ने देखा था व्हाट इज नेबुला, व्हाट इज नेबुला। और फिर हमने देखा था कि नेबुला की थ्योरी किसने दी थी, लैपलास ने दी थी, ठीक है। लैपलास ने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ था, ये बताया था लैपलास ने। और जो लैपलास ने बताया था किसके हेल्प से बताया था, नेबुला की हेल्प से बताया था। अब ये नेबुला क्या है, आप लोग वो मार्वल्स की मूवीज देखते हो, मार्वल्स की मूवीज में एक नेबुला रहती है, हाँ ठीक है चलो। नेबुला के ऊपर बताया था उसने थ्योरी ऑफ लैपलास ने, नेबुला के बेसिस में क्या बताया था, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। उसने बोला था कि नेबुला क्या होता है, गैस होती है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। वो गैस क्या हुई, फिर रोटेट हुई बहुत फास्ट फास्ट, गैस हुई ऐसे से रोटेट हुई, ठीक है। रोटेट रोटेट क्यों हुई ऐसे से, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऐसे तो रोटेट हुई, ठीक है। जब ऐसे ऐसे रोटेट हो रही थी वो जो गैस का जो पार्टिकल था, मतलब जो गैस का था, वो कितने भागों में टूट गया, 9 भागों में टूट गया, ठीक है। जब वो 9 भागों में टूट गया और एक बीच में रह गया, अब क्या हुआ सर, वो घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ वहां पे, हीलियम हाइड्रोजन से बने, हाइड्रोजन हीलियम ऐसा कुछ होता रहा वहां पे, और एनर्जी का क्या हुआ, लूज हुआ। जब एनर्जी का लूज होता गया तो वो क्या होता होगा, कंडेंस होता गया। वो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होती गई और वो कूल होता गया और कंडेंस होता गया। जब वो कूल होता गया और कंडेंस होता गया तो क्या हो गया, वो सॉलिडिफाई हो गया। जो बीच में रह गया वो क्या रह गया, बन गया सन बन गया। जो आसपास जो वो नो रिंग जो उससे निकली थी, वो क्या बन गए, नो प्लेनेट बन गए, ठीक है। इस तरीके से प्लेनेट बने और इस तरीके से ग्रह ग्रह बने। यही बात किसने बोली थी, लैपलास ने बोली थी, और इसे इसे कहते हैं लैपलास की नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलास, है। चलिए ये बात हो गई। अब इसके बाद लैपलास ने एक और बात ये बोली थी कि जो भारी जैसे गैस रोटेट कर रही है ना, कंडेंस हो रही है, उस पर फिर कोल्ड हो रही है, तो जो भारी पार्ट होगा वो क्या चला जाएगा, अंदर की तरफ चले जाएगा, और जो हल्का वाला पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। जो कंडेंसेशन में जो भारी वाला पार्ट होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, और जो हल्का वाला पार्ट होगा ऊपर की तरफ आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है कि एक बाल्टी लो, एक बाल्टी लो, उस बाल्टी में क्या लो, ये बाल्टी हो गई, बाल्टी में एक रस्सी बांध दो। अब इस बाल्टी में क्या डालो, थोड़ा पानी डालो और थोड़े पत्थर डालो, ठीक है, कंकड़ डाल दो, पत्थर डाल दो। अब इस बाल्टी को ऐसे करके रोटेट करो, घुमाओ। जब आप घुमाओगे तो आप पाओगे कि जो भारी वाला जो कंकड़ पत्थर होगा वो अंदर की तरफ चले जाएंगे, और जो हल्का पानी होगा वो किस तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। सेम नेबुलर वो लैपलास ने भी यही बोला, जब नेबुला ऐसे घूम रहा था तो जो भारी वाले पार्टिकल्स थे वो अंदर की तरफ चले गए और जो हल्के वाले थे वो बाहर की तरफ रह गए। तो इसे नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलास कहते हैं। और इसी को ही बताते हुए उसने ये बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में भी सेम यही हुआ है। जो भारी वाला हिस्सा था अर्थ का वो कहाँ पर है, अंदर में है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते होगे आपका जो सरफेस है वो क्या होती जाएगी, हल्की होती जाएगी, ठीक है। यही है नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलास, ठीक है। अब इसमें याद करने वाली चीज ये थी कि जो अर्थ है, अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलेंगे, अर्थ क्रस्ट, धरातल कहेंगे। फिर जो बीच में आएगा उसे क्या बोलेंगे, मेंटल। और फिर मेंटल के नीचे क्या है, आउटर कोर। और आउटर कोर के अंदर क्या है, इनर कोर। ये अपन अभी बेसिक लेवल का देख रहे हैं, तो अभी हम थोड़ी देर बाद बड़ा भी देखेंगे, हम देख भी चुके हैं, ठीक है। अब जो ये जो आउटर मेंटल है ना, आउटर मेंटल कितने कितने किलोमीटर के डिस्टेंस में आएगा, 2900 किलोमीटर के डिस्टेंस में आएगा। और जो इनर कोर है वो कितने डिस्टेंस में आएगा, 5100 किलोमीटर के डिस्टेंस में आएगा, ठीक है। आउटर कोर कितने डिस्टेंस में आएगा, 2900 किलोमीटर डिस्टेंस में आएगा, 3000 लिख लो आप। और जो आउटर जो इनर कोर रहेगा वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस में आएगा, 5100 किलोमीटर डिस्टेंस में आएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा अब नेबुलर थ्योरी, भाई साइंस है, ज्योग्राफी एक साइंस है, तो ज्योग्राफी अब नेबुलर की थ्योरी सही है गलत है भाई, सच में ही जो भारी चीज है वो अंदर है, कि नेबुला जो लैपलास की थ्योरी है वो गलत है। तो उसको चेक करा गया तो माना पता करा गया सही है। कैसे पता गया, डेंसिटी चेक करी गई, सरफेस की डेंसिटी क्या थी, कम थी, और जो कोर जा रहे थे ना, सरफेस की डेंसिटी कितनी मिली, 2.5, और अर्थ की कुल डेंसिटी कितनी मिली, 5 मिली। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ का जो धरातल है
उसकी डेंसिटी कम है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाओगे अर्थ की डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मालूम चला कि जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो जो जो शीशे क्या हो जाएंगी, होते जाएंगी, डेंस होते जाएंगे और हैवी होते जाएंगे। ठीक है, पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ कि नीचे जाते जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि एक जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अर्थ का स्ट्रक्चर समझने के लिए साइंटिस्ट ने दो तरीके से स्ट्रक्चर समझे। पहला तरीका था डायरेक्ट तरीका, और दूसरा तरीका था इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या था? डायरेक्ट तरीका तो ये था कि अर्थ मतलब जो साइंटिस्ट है, जियोग्राफर्स है, तो अर्थ में गड्ढा खोदे और मिट्टी निकाले और पता करे कि भाई डेंसिटी किस मिट्टी की ज्यादा है, कौन सा मिट्टी हैवी है, उसकी कंपोजिशन क्या है ना। निकल से बने हैं, कोबाल्ट से बने हैं, सिलिकॉन से बने हैं, मैग्नीशियम से बने हैं, किससे बने हैं, है ना। अर्थ की जो रॉक की जो कंपोजिशन है उसको पता करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? डायरेक्ट तरीका है। पहला तरीका क्या है? डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका ये है कि आप घुसो अर्थ में और मिट्टी खोद के निकालो। ठीक है, पर इसमें एक लिमिटेशन है, इसमें एक परेशानी ये है कि आप ज्यादा देर तक, ज्यादा अंदर तक जमीन के नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक अंदर जा पाया है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट एविडेंस, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अर्थ की मतलब डायरेक्ट एविडेंस से हम पता कर सकते हैं अर्थ का कंपोजिशन। ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरी चीज है इनडायरेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग अर्थ का, अर्थ की रॉक का कंपोजिशन। दूसरा वे क्या है? आप चांद में जाओ, आप मून में जाओ, आप मार्स में जाओ, आप जहाँ पे भी दुनिया में मतलब बाहरी प्लेनेट में जाओ, बाहरी प्लेनेट में जाके आप क्या करो, वहां की मिट्टी लाओ, वहां के रॉक लेके आओ, और फिर क्या करो, उसको उस पर रिसर्च करो, और फिर रिसर्च करके पता करो कि भाई अगर इस मिनरल में ये है तो हो सकता है हमारे यहाँ पे भी ऐसा हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग कंपोजिशन ऑफ रॉक। मतलब इनडायरेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग है ये, मतलब एक इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट नहीं है ये, डायरेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग कंपोजिशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट वे में एक चीज और थी जो मैं भूल गया हूँ। पहला तो ये है कि आप ये करो, पहला तो ये है कि आप गोल करो और जाओ, गड्ढा करके जाओ। फिर दूसरा तरीका ये है कि वॉल्केनो, वॉल्केनो से मतलब जो भी वॉल्केनो आया है, ज्वालामुखी निकला है, ज्वालामुखी से जो भी पत्थर निकले होंगे उसकी रिसर्च करो आप। उसकी रिसर्च करके आप फाइंड कर सकते हो कंपोजिशन ऑफ अर्थ को। ठीक है, दो तरीके से हम इन डायरेक्ट तरीका जो है जिससे हम कंपोजिशन ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं वो है दो। एक है होल, गड्ढा करो, जाओ, निकालो, पता करो। दूसरा ये है कि अर्थ खुद निकाल के देगी, वॉल्केनो के थ्रू अर्थ खुद निकाल के देगी। हाँ ठीक है, और इनडायरेक्ट वे ऑफ तरीका क्या है कि आप चांद में जाओ या फिर बाकी ग्रह में जाओ। चंगे 6 करके चाइना का वो चल रहा है, और अपना मार्स मिशन, ठीक है, मंगल मिशन चल रहा है, और हम लोग वहां से मिट्टी विट्टी ले आते हैं और पता करते हैं कि कंपोजिशन क्या हो सकती है अर्थ की। ठीक है, आए दिन ये न्यूज करंट अफेयर में चलती रहती है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलास के ऊपर रिसर्च। नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलास क्या होती है हमने देख लिया है, इसमें लैपलास क्या है और नेबुला क्या है, नेबुलर क्या है ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए अगली अगली चीज। हाँ, फिर आता है एक और इंसान। अपन पता कर रहे हैं ना कि अर्थ किस किस से बना है, तो ऐसे इंसान आता है जिसका नाम है एडवर्ड सूस। एडवर्ड नहीं है, सूस। ठीक है, एडवर्ड, एडवर्ड ने ये बोला, एडवर्ड बोलता है तो अर्थ की जो आउटर लेयर है, मतलब ये जो आउटर लेयर है अर्थ की, वो किससे बनी है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी। किससे बनी है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है। जो अर्थ की मिडिल एयर है, मिडिल लेयर में मेंटल और ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट मतलब जो पानी वाला जो है ना, ओशनिक पानी वाली जो लेयर है वो किससे बनी है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है। और वो एडवर्ड ये बोलता है कि कोर किससे बना? निकल और फेरस से बना हुआ। ठीक है, ये एडवर्ड्स उसने बोला है, सही है गलत है? वैसे तो ये गलत है। अभी अपन को आगे मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे ना, उसमें ये मालूम चल जाए कि ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, एनसीईआरटी में सुधार नहीं हुआ है अभी। तो एडवर्ड्स उसने ये बोला था, अपने देख लिया, हमने देख लिया, लेप्लास ने क्या बोला था, एडवर्ड्स उसने क्या बोला था, हमने ये भी देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा रिजेक्टेड है थ्योरी। उसके बाद हमने देखा कि अभी भी हमें अर्थ की जो अंदर की चीजें पता करनी है। अर्थ के अंदर है क्या, मतलब लिक्विड है, सॉलिड है, कंपोजिशन क्या है, हमें मालूम करना है अभी भी। तो इस राह पे हमने क्या करा, दो वेव बनाई। हमने बनाई पी वेव और एस वेव। इन दोनों वेव के थ्रू हमने क्या करा, पता करा कि भैया अर्थ के अंदर क्या है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? पी वेव की प्रॉपर्टी ये है कि पी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस दोनों से, तीनों से पास हो सकती है। पर जब ये पास होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब ये सॉलिड लिक्विड गैस से पास होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और दूसरा क्या है? सॉलिड। तो दूसरा क्या है? एस वेव।
एस वेव की प्रॉपर्टी क्या है, ये सिर्फ सॉलिड से पास होगी। किससे पास होगी, सॉलिड से पास होगी। ठीक है, तो पी वेव मतलब प्राइमरी वेव, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव। पी वेव की खासियत क्या है, पी वेव एस सॉलिड लिक्विड गैस दोनों से पास होगी और उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है। पर जब वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लिक्विड सॉलिड पे जाएगी, लिक्विड से गैस में जाएगी तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। और सेकेंडरी वेव खास बात क्या है, सेकेंडरी वेव खास बात ये है कि सेकेंडरी वेव की स्पीड वैसे तो पी वेव से कम होती है, पर सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से ही रह जाएगी। सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड से ही जाएगी भाई और बहनों। अगर चैन से जीना है तो जाग जाइए। ठीक है, तो अब उपकरण मतलब अब अर्थ मतलब दुनिया वालों ने, साइंटिस्ट ने क्या करा, पी वेव एस वेव मारना शुरू करा। जब पी वेव एस वेव मारना शुरू करा तो फिर मालूम चला कि जो पी वेव है, पी वेव पहले गई यहाँ पे और इस एरिया में जाते से ही उसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है। मतलब 2000 मतलब 2900 किलोमीटर में जाते से ही उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, फिर वैसे ही जो कोर आया, कोर आने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, उसकी स्पीड यहाँ मैक्सिमम हो गई। फिर जब यहाँ से निकली, मतलब एक डिस्टेंस के बाद, मतलब 5100 किलोमीटर यहाँ से निकली, तो फिर उसकी स्पीड क्या हो गई, और थोड़ी कम हो गई। फिर यहाँ से निकली तो और कम हो गई। इस तरीके से पी वेव का देखा रास्ता हमने। ठीक है, फिर एस वेव मारी, एस वेव मारा तो एस वेव क्या हो गई, सॉलिड से तो ट्रेवल कर गई, पर जब वो मेंटल में आई, मतलब जो लिक्विड जोन है वहां पे आई, तो वो लिक्विड जोन से ट्रेवल नहीं करी। वो 2300 किलोमीटर, मतलब लिक्विड जोन क्या है हमारा, 2900 किलोमीटर से वो क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई वो। तो साइंटिस्टों ने ये पता करा कि भाई, भाई साहब, हमारी जो एस वेव है वो रिफ्लेक्ट हो रही है 2900 किलोमीटर से। साइंटिस्टों ने पता करा कि भाई हमारी जो पी वेव है वो 2900 किलोमीटर के बाद उसकी क्या हो रही, बहुत कम हो रही है, मतलब स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जरूर दया इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम पता करा तो मालूम चला कि यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। कम होने का कारण क्या है कि स्पीड में स्पीड कम हो जाती है उसकी। यार मैं साइंटिस्ट नहीं, कारण बताता हूँ मैं आपको। कारण, इसका कारण जानना नहीं चाहिए वैसे, पर मैं आपको समझाऊंगा। दिनेश आपका ये सवाल है, इसका कारण ये है, सिंपल सा। जब एनर्जी ट्रेवल करती है, आप लोग साइंस में पढ़ोगे, जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, पर जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। देखो, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये है गैस। ठीक है, ये गैस मान लेते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे वो बहुत पास पास होंगे, मगर जो गैस के पार्टिकल है वो थोड़े दूर दूर रहते हैं। और ये है लिक्विड, ये है सॉलिड, और ये है गैस। ठीक है, सॉलिड के जो पार्टिकल है वो बहुत पास होता है, गैस के जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो अगर सॉलिड, अगर एनर्जी आई, मतलब अगर यहाँ पे लाइट पड़ी या फिर कोई भी एनर्जी पड़ी, पी वेव पड़ी सपोज यहाँ पे, है ना, या फिर आपने से बोला पी वेव पड़ी इस पे, तो पी जो भी वेव होगी, जो भी वेव होगी, तो वो इससे जल्दी टकराएगी, इससे जल्दी टकराएगी, इससे जल्दी टकराएगी, जल्दी टकराएगी, जल्दी टकराएगी। तो जो एनर्जी का जो मूवमेंट होता है ना, वो क्या होता है, फास्ट होता है। पर ये जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है इस पार्टिकल से टकराने के लिए, इस पार्टिकल को इस पार्टिकल से टकराने के लिए ज्यादा 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 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो इस तरीके से, मतलब आप लोगों ने क्लास 6 7 क्लास में अगर साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो मालूम चला होगा आपको कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है। साउंड कैसे ट्रेवल करती है, आपने यहाँ बोला, ये पार्टिकल देखो यहाँ पास पास में है, आपने यहाँ बोला, तो आपने बोला ना, फिर पार्टिकल एक दूसरे टकराएंगे 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 टकराएंगे, इस तरीके से क्या होगी, वॉइस ट्रांसफर होगी। जब वॉइस ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे जो कान होगा वो सुन पाएगा। ठीक है, जल्दी सुन पाएगा। पर अगर एक लिक्विड होगा ना, लिक्विड, तो फिर एक पार्टिकल को दूसरी पार्टिकल से टकराने में, मतलब एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से एनर्जी ट्रांसफर करने में, टकराना नहीं खेल है, खेल क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करना है। ठीक है, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से एनर्जी ट्रांसफर करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, जय माता दी, कम हो जाएगी। ठीक है, वैसे अगला, गैस में क्या होगा, पार्टिकल और ज्यादा दूर होते हैं, मतलब ये तो मैंने फिर पास बना दिया है। गैस में पार्टिकल क्या होते हैं, और ज्यादा दूर होते हैं। जब पार्टिकल और दूर होंगे तो उनको एक दूसरे से टकराने में, अर्थात एनर्जी ट्रांसफर करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जब एनर्जी ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा
तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हवा में बहुत सारी एनर्जी, मतलब उड़ती नहीं है हवा, हवा से चले जाती है, मतलब थोड़ा और कहीं और चली जाती है एनर्जी, और एनर्जी ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा। इसकी वजह से हवा से एनर्जी ट्रांसफर और मुश्किल से और टाइम लेके होती है, ठीक है। चलिए, सॉलिड में स्पीड होता है, गुड जमशेदपुर, आपने सही बोला। तो ये है साइंस बिहाइंड द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ स्पीड, ट्रांसफर ऑफ लाइट, जो भी समझ लो आप, ठीक है। लाइट का ट्रांसफर नहीं है, सॉरी, लाइट तो मतलब वेव नेचर शो करती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक शब्द लिखा था मैकेनिकल नेचर और वेव नेचर। मैकेनिकल नेचर क्या होता है, तो ट्रांसफर होने में पार्टिकल लगते हैं, साउंड की स्पीड वेव, एस वेव रिक्वायर्ड पार्टिकल टू ट्रेवल, बट द लाइट डोंट रिक्वायर पार्टिकल टू ट्रेवल, दैट्स व्हाई लाइट कॉल्ड वेव नेचर। मैं आपको साइंस ही पढ़ाऊंगा आगे जाके, मैं सब पढ़ा सकता हूँ, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से लेके ज्योग्राफी लेके साइंस से पढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या है, पी वेव एस वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर पार्टिकल टू ट्रांसफर एनर्जी, पर वेव डू नॉट रिक्वायर पार्टिकल टू ट्रांसफर एनर्जी। तो पार्टिकल नीचे शो करता है, मैकेनिकल वेव, पी वेव, एस वेव, ये शो करती है, पार्टिकल नीचे शो करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि वो ट्रांसफर होती है, और मालूम चल गया सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, और साइंटिस्ट लोगों को क्या मालूम चल गया सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब अगली लेयर देखिए आप, अगला क्या है, आप देखो लिथोस्फेयर क्या है, अर्थ के अंदर का जो सिस्टम में क्या है ना, अपन ने देख लिया कि 3 लेयर होती है अभी तक, जो छोटे लेवल पे हमने क्या देखा, एक होती है क्या होती है हमारी, अर्थ क्रस्ट होती है, मतलब क्या होती है, फिर उसके बाद फिर मेंटल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, आउटर कोर होता है, फिर क्या होता है, कोर होता है, मतलब मैक्सिमम 3 लेयर होती है, ठीक है। पर जब हम थोड़ा सा और उससे अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और थोड़ा सा खोज करें, तो मालूम चलेगा कि बहुत सारे लेयर होती है, ठीक है। तो लेयर हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी लेयर होती है। पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हैं उसे हम, अर्थ क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट कितने किलोमीटर की होती है, 0 से लेके 100 किलोमीटर की होती है अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या होता है, अर्थ क्रस्ट के नीचे से क्या शुरू हो जाता है, मेंटल शुरू हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, अर्थ क्रस्ट, फिर क्या आ जाता है, मेंटल आ जाता है, फिर कोर हो जाता है, ठीक है। अब अर्थ क्रस्ट और जो मेंटल की जो फर्स्ट लेयर होगी वो कहलाती है, अर्थ क्रस्ट और मेंटल की जो फर्स्ट लेयर होगी वो कहलाएगी लिथोस्फेयर कहलाएगी। देखो ये सारा बेसिक है, जो तीनों थ्योरी अगर आपको समझना है तो आपके पास समझनी पड़ेगी, ठीक है। अर्थ क्रस्ट और अर्थ क्रस्ट और मेंटल की फर्स्ट लेयर दोनों मिलकर क्या बनाएगी, लिथोस्फेयर बनाती है, ठीक है। और लिथोस्फेयर के नीचे जो लेयर होती है, किसकी लेयर होती है, मेंटल की लेयर होती है कि कोर की लेयर होती है। लिथोस्फेयर के जो नीचे मेंटल की लेयर होती है वो कहलाती है एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। क्या कहलाती है, एस्थेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर के नीचे मेंटल की लेयर क्या कहलाती है, एस्थेनोस्फेयर कहलाती है, एस्थेनोस्फेयर। थैनोस का नाम जानते हो आप लोग, मार्वल्स मूवी के थैनोस का नाम, पर ये थैनोस नहीं है, ये एस्थेनोस है। ठीक है, ये आ गया अपना मेंटल कंप्लीट हो गया, और 2900 किलोमीटर तक जब आप ट्रैवल करोगे, मेंटल में ट्रैवल करोगे 2900 किलोमीटर के बाद जब हम ट्रैवल करेंगे तो हम कहाँ ट्रैवल करेंगे, आउटर कोर में ट्रैवल करेंगे। आउटर कोर इज लिक्विड। जब आप 5100 किलोमीटर ट्रैवल कर लोगे अर्थ के नीचे तो आप कहाँ ट्रैवल करोगे, 5100 जब आप ट्रैवल करोगे अर्थ के नीचे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आउटर, सॉरी, इनर कोर में पहुंच जाओगे। और इनर कोर क्या है, सख्त लौंडा है इनर कोर, ठीक है। आपको एक चीज बताता हूँ मैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस क्या, किसी को पता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस क्या, किसी को पता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस पता है, कश्मीर से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है वो शायद कुछ 3000 किलोमीटर का है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर है। और अर्थ में अगर आप 3000 ट्रेवल करोगे ना तब आप कहाँ पहुंच पाओगे, आउटर कोर में पहुंच पाओगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब हम कोर तक पहुंच गए, अब आप देख लेते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है। हाँ, 3000 किलोमीटर के आसपास ही है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। अर्थ की सरफेस में जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका नाम है ऑक्सीजन। अर्थ की सरफेस में जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका नाम है ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पे है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है।
अर्थ की सरफेस में सबसे बड़ा जो एलिमेंट उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। फिर क्या है? सिलिकॉन। दूसरा नाम क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है। अर्थ की कोर में सबसे बड़ा एलिमेंट है उसका नाम क्या है? अर्थ की सॉरी पूरे अर्थ में जो मैक्सिमम पाया जाने वाला एलिमेंट क्या है? आयरन है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन है। फिर तीसरे नंबर पे है सिलिकॉन है। फिर क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, याद रहेगा। पहला क्या है? अर्थ की अगर बस सिर्फ अगर आप सरफेस सरफेस देखोगे, अर्थ की अगर आप सिर्फ सरफेस सरफेस देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? पहला नंबर पे ऑक्सीजन, नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा। पर आप अर्थ की जब पूरा अर्थ का देखोगे, पूरे अर्थ में आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? सिलिकॉन मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपको? मैग्नीशियम मिलेगा। देखो अपन ने देखा था ना, सियाल और सीमा का देखा था, एडवर्ड ने बोला था। थोड़ा मैच करता हुआ नजर आ रहा है आप लोग को? चलिए अब चट्टानों पे आते हैं। तीन प्रकार से चट्टानें फॉर्म होती है, मतलब जो जो चट्टानें होती है तीन प्रकार की होती है। एक होती है इग्निशियस रॉक, एक होती है मेटामॉर्फिस रॉक, एक होती है सेडिमेंट्री रॉक। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इग्निशियस रॉक को बोलते हैं अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान इग्निशियस रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक को हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। और मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक है उसे हम बोलते हैं अवसादी चट्टान। ठीक है। अग्नेय रॉक, रूपांतरित रॉक और क्या होती है? अवसादी रॉक। अग्नेय रॉक, अग्नेय अग्नेय रॉक कैसे बनती है? जब वॉल्केनो, अग्नि रॉक कैसे बनती है? जब वॉल्केनो निकलता है तो वॉल्केनो निकल के बाहर अपना मतलब लावा निकालता है। लावा जब बाहर निकालता है मतलब लावा अंदर में अंदर हो सकता है, लावा अंदर ही रह जाए, हो सकता है लावा बाहर निकाल दे। ठीक है, दोनों कारण हो सकते हैं। अगर उसने लावा बाहर निकाल दी या फिर उसका लावा अंदर भी रह गया तो उसे वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा लावा। जब लावा ठंडा हो जाएगा तो क्या बना देगा? एक क्रिस्टल बना देगा। ठीक है, उस क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे? अग्नेय चट्टान कहेंगे। क्या, कौन सी रॉक कहेंगे हम उसे? किस रॉक कहेंगे? अग्रयन, हाँ ठीक है। रूपांतरित चट्टान और कायात्रित चट्टान। अब शादी नहीं कहेंगे क्या भाई? अब शादी कहेंगे, क्या कहेंगे? कायात्रित, कायात्रित सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। तो वॉल्केनो निकला और वॉल्केनो का लावा बाहर आया, बाहर लावा ने क्या करा? बाहर लावा बाहर ठंडा हुआ और फिर क्या बना दिया? लावा ने क्या बना दिया? क्रिस्टल बना दिया। ठीक है। अब लावा क्या रह सकता है? अंदर भी रह सकता है। तो भी देखो, इग्निशियस रॉक दो प्रकार की होती है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, मतलब आंतरिक, और एक होती है बाहरी। मतलब अगर हिंदी गलत हो तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। ठीक है। आंतरिक माने क्या होता है? अगर लावा अंदर ही ठंडा हो जाए और अंदर ठंडा होकर क्या बना दे? वो क्रिस्टल बना दे, तो क्या जाएगा? वो आंतरिक। नहीं कुछ। अगर वो बाहर कर दे, बाहर जाके वो पत्थर बन जाए, मतलब लावा बाहर जाके सूख जाए, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सट्रिंसिक रॉक, मतलब एक्सट्रिंसिक इग्निशियस रॉक बनाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब इग्निशियस रॉक में क्या होगा? जब इग्निशियस रॉक में हाई टेम्परेचर, इग्निशियस रॉक किसे बदल जाएगी? रूपांतरित रूप में, रूपांतरित रूप में बदल जाएगी। अगर आप में से अगर हैरी पॉटर पिक्चर देखी होगी तो हैरी पॉटर में एक रूपांतरण का एक मंत्र था। अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी होगी तो याद होगा। ठीक है। तो अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान में जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनेगा तो अग्नेय चट्टान कैसे बन जाएगी? रूपांतरित चट्टान बन जाएगी। इसको देखने का एक तरीका ये है कि अगर ये है वॉल्केनो और ये लावा निकला, लावा निकला तो लावा यहाँ गिरा, फिर लावा फिर से निकला यहाँ गिरा, फिर से लावा यहाँ निकला यहाँ गिरा, यहाँ निकला फिर यहाँ गिरा, फिर निकला यहाँ गिरा। ठीक है। इस तरीके से लावा एक लेयर के ऊपर एक लेयर बनती जाएगी और जो ये नीचे वाली लेयर होगी ना, इस लेयर पे इतना सारा क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। और इतना सारा जब प्रेशर पड़ेगा तो टेम्परेचर भी इसका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इन ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ये नीचे वाला जो लावा पत्थर रहेगा वो कायम में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा रूपांतरित चट्टान, मतलब मेटामॉर्फिस रॉक। मेटामॉर्फिस रॉक भाई और बहनों, मेटामॉर्फिस रॉक। ठीक है। और जब मेटामॉर्फिस रॉक में क्या होगा? इरोजन होगा, घर्षण की वजह से जब वो मेटामॉर्फिस रॉक टूटेगी, जब वो मेटामॉर्फिस रॉक क्या होगी? टूटेगी। तो वो टूटेगी क्या? टूट के क्या बन जाएगी? वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। जब वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, देखो इनिशियल रॉक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में क्या बनी? ये बनी। फिर जब इस इरोजन की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गए, के ऊपर कोई एलिफेंट चढ़ गया या फिर मैं चढ़ गया या फिर कोई पानी की वजह से टुकड़ा हो गया या फिर कोई बुलडोजर चढ़ गया या फिर कुछ भी चढ़ गया हो, उसकी वजह से अगर ये टुकड़े हो गए, फिर जब ये टुकड़े होने के बाद, फिर अगर ये टुकड़े होने के बाद भी फिर अगर इस क्या हो जाए? कंप्रेस हो जाए। क्या हो जाए? तो दबा दिया जाए और ये कंप्रेस हो जाए तो फिर कौन सा चट्टान बनेगी?
अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री रॉक बनेगी भाइयों और बहनों, सेडिमेंट्री रॉक। एक थोड़ी सी एक मजाकिया एनालॉजी दूं आप लोग को, थोड़ी सी मजाकिया, आप लोग को याद हो जाएगी। थोड़ी सी मजाकिया है, ज्यादा मजाकिया नहीं है, थोड़ी सी मजाकिया। जब कोई ये होती है नया लड़का और नया लड़की, ठीक है, मतलब इग्निशियस रॉक के जैसा अग्रेय चट्टान, बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है उसके अंदर, एकदम क्रिस्टल रहता है वो, चमकता रहता है, ग्रेफाइट एकदम चमकता रहता है। फिर उससे क्या होता है, फिर फिर उसे होता है प्यार, फिर होता है उसे प्यार। फिर जब प्यार होता है ना, तो प्यार में क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है और हाई प्रेशर में रहता है। फिर वो जब उसे प्यार होता था, फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में हो जाता है। जब फिर वो निखरता है, फिर रिलेशनशिप में इंसान निखरता है, तो इंसान इंसान क्या होता है, बदल जाता है। तो आपने भी देखा होगा कि अगर आप रिलेशनशिप में बदल जाओगे, थोड़ा अच्छे हो जाओगे। आपने देखा होगा कि अगर आपका दोस्त अगर रिलेशनशिप में बदल जाएगा, वो रूपांतरित हो जाता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है भाइयों बहनों, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में क्या हो जाता है, वो रूपांतरित हो जाता है, तो ये बन जाता है वो। फिर जब उसका ब्रेकअप होता है, फिर जब उसका ब्रेकअप होता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो लड़का क्या, लड़का या लड़की क्या हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जब वो टुकड़े टुकड़े होके फिर से वो ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम देखिए करता है, तब फिर वो बनता है अवसादी चट्टान। दैट्स द वे, माही वे। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा भाई और बहनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है सर्कल साइकिल ऑफ रॉक्स। पहला है इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक में जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बढ़ेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। तो मेटामॉर्फिक रॉक में जब वेदरिंग होगी, मतलब वेदरिंग मतलब इरोजन, टुकड़ा टुकड़ा होगा, फिर क्या हो जाएगा, वो सेडिमेंट बन जाएगा। जब वो सेडिमेंट जब कंप्रेस होगा, तो फिर क्या बन जाएगा, वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक सिर्फ इग्निशियस रॉक से नहीं बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकता है। अगर सेडिमेंट्री रॉक में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगा देंगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। बलुआ, पत्थर और स्लेट। ठीक है, चलो, इस तरीके से ये चीज खत्म होती है। इस डायग्राम को बना लीजिएगा, पेपर में आता है। ठीक है, अब हम इग्निशियस रॉक की थोड़ा सा बारे में समझ लेते हैं। इग्निशियस रॉक का क्या सीन रहता है। इग्निशियस रॉक क्या होता है, सॉलिडिफाई, मैग्मा सूखता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, बन जाता है, और वो क्रिस्टलाइन होता है। क्या होता है, क्रिस्टल। हाईवे हाईवे। हाँ, तो इग्निशियस रॉक क्या हो जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। अब इसमें याद करने वाली सिर्फ एक चीज है बस, ये सब जानकारी इसलिए बता रहा हूँ आपको, वैसे तो आपको सब मालूम चल गया है, मैंने बता दिया आपको सब। बस को ये बता रहा हूँ कि एक चीज, फॉसिल वाली चीज। फॉसिल मतलब जीवाश्म। फॉसिल अर्थात जीवाश्म आपको सिर्फ किसमें मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक में मिलेगा। बस इतना याद कर लो, सेडिमेंट्री रॉक में आपको क्या मिलेगा, जीवाश्म मिलेगा। फिशियस रॉक में जीवाश्म नहीं मिलेगा, क्योंकि लावा सूख के पत्थर बन रहा है, तो जीवाश्म नहीं है भाई साहब। ठीक है, अब आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक में भी जीवाश्म नहीं होगा, क्योंकि वो हाइट मतलब इग्निशियस रॉक के टर्न होकर क्या बन रहा है, इग्निशियस रॉक से ही क्या बन रहा है वो, इग्निशियस रॉक से क्या बन रहा है वो, मेटामॉर्फिक, वो इग्निशियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक मतलब रूपांतरित चट्टान बन रहा है वो। तो इसके अंदर भी क्या होगा, जीवाश्म, फॉसिल नहीं होगा। ठीक है, पर सेडिमेंट्री रॉक में क्या होगा, सेडिमेंट जो होते हैं, सेडिमेंट, जब ये सेडिमेंट में कोई फॉसिल अंदर घुस जाए, चांस क्या है, ज्यादा है। बाहर बाहर टुकड़े पड़े हुए हैं, सब धूल पड़ी हुई है, ठीक है, टुकड़े पड़े हुए हैं, टुकड़ों में एक जीवाश्म आ गया भाई, मतलब डायनासोर बच्चा है, डायनासोर का बच्चा आके मर गया यहाँ पे, यहाँ मरा रहा, ठीक है। उसके बाद पता नहीं किसी तरीके से वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस हो गया तो क्या बन गया, वो पत्थर बन गया। इस तरीके से इस पत्थर के अंदर, जब ये पत्थर के अंदर टूटेगा तो उसके अंदर क्या मिलेगा, डायनासोर की हड्डी मिल जाएगी। डायनासोर की हड्डी क्या बोलेंगे हम, फॉसिल बोलेंगे, जीवाश्म बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सी बात यह है कि सेडिमेंट्री रॉक के अंदर क्या होता है, जीवाश्म होता है। भाई और बहनों, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर क्या होता है, जीवाश्म। क्वेश्चन यहीं से आएगा, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जीवाश्म होता है। और दूसरी चीज सेडिमेंट्री रॉक के बारे में खास बात यह है कि सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जीवाश्म के अलावा सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, लेयर्ड होती है। क्या होती है, लेयर, थोड़ी सी लेयर टाइप की बन जाती है ना, लेयर टाइप की बन। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। हे राम माता जी। अब ये एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल, आप लोग क्लास 7 जाना, क्लास 7 के एनसीईआरटी देखना, चैप्टर पहला या दूसरा है, उसमें एग्जाम्पल अच्छे से दी। ठीक है, प्लीज पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान। ठीक है,
मैं बस 2 एग्जांपल लेके आया हूँ, पर आपको एग्जांपल थोड़े ज्यादा याद करने पड़ेंगे। पेन कहाँ है, ये रहा। पहला तो है ग्रेनाइट, ये एग्जांपल हो जाएगा इग्निशियल रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन हो जाएगा। और मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल स्लेट और मार्बल हो जाएगा। ठीक है, हमने एक चीज और देखी थी कि ग्रेनाइट जो एग्जांपल है किसका, ग्रेनाइट किसका एग्जांपल है, इग्निशियस रॉक का, मतलब अग्नि चट्टान का एग्जांपल है। ग्रेनाइट में अगर बहुत टेम्परेचर और बहुत प्रेशर पड़ेगा तो बन जाएगा वो जेनेसिस, जेनेसिस बन जाएगा। और जेनेसिस इज एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान का एग्जांपल है भाइयों बहनों ये। ठीक है, वैसे ही लाइमस्टोन क्या है, सैंडस्टोन का एग्जांपल है। सैंडस्टोन में जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बनेगा तो मार्बल बन जाएगा। मार्बल इज एग्जांपल ऑफ रूपांतरित रॉक, रूपांतरित बोले तो मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, वैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन क्वार्टजाइट बन जाएगा, मार्बल बन जाएगा। और जब क्ले का जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जब बढ़ेगा तो फिर क्या बन जाएगा, वो स्लेट बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो चैप्टर है, मतलब क्लास 7 के एनसीईआरटी का 6 चैप्टर, क्लास 7 के एनसीईआरटी का 7 चैप्टर खत्म समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग कुछ कर लेना। चलिए, ये हो गया, एग्जाम्पल भी देख लिया हमने, और इस तरीके से चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। अब हम आते हैं पापा चैप्टर पे। तो ये अपन अभी कौन सा समझ रहे थे, अब हम आते हैं बड़ी चीज। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बबली कुमारी, बेटी कुमारी का नाम अच्छा है। अब अपन आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। वैसे भी अभी जियोमॉर्फोलॉजी ही कर रहे थे। जियोमॉर्फोलॉजी में जो जियोमॉर्फोलॉजी की 3 प्लेटें होती हैं, मतलब थ्योरीज होती हैं जिसके थ्रू हम क्या समझते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी समझते हैं। जो पहली थ्योरी जियोमॉर्फोलॉजी समझने की, वो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी है जियोमॉर्फोलॉजी समझने की, वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। जो तीसरी थ्योरी है जियोमॉर्फोलॉजी समझने की, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो 3 थ्योरीज आर देयर टू बाय व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ। फर्स्ट थ्योरी इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सेकंड इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तीसरी है प्लेट टेक्टोनिक। सर क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा डीएसपी की पाठशाला में। अभी सेंड कर दूं क्या, आपने बोला और मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, रुको। तीनों शेयर कर देते हैं, कहाँ पे, टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। ये लो, ये हो गया आज का, ये लो, ये होगा कल का। मेरे सारे नोट्स आपको डीएसपी की पाठशाला में मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉन्टिनेंटल एनसीईआरटी बैच में सेंड। मैं एनसीईआरटी बैच में क्यों नहीं करना है, एनसीईआरटी बैच में सेंड। डीएसपी की पाठशाला में सारा मिल जाएगा, बार बार नहीं। पहले भी दीपेश मैंने आपसे बोला था, एनसीईआरटी बैच में शायद मैं मेंबर ही नहीं हूँ। मेरा एनसीईआरटी बैच में करा दीजिएगा प्लीज, ज्वाइन करा दीजिएगा सर। सर प्लीज मेरा एनसीईआरटी बैच पे ज्वाइन, मुझे एडमिन या फिर ज्वाइन करा दीजिएगा। चलो, अपन पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज द फर्स्ट थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन जियोमॉर्फोलॉजी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, शब्द को समझिए भाई साहब, शब्द को समझिए। पहला शब्द है कॉन्टिनेंट, दूसरा शब्द है ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंट मतलब मध्य, भूमध्य सागर, मध्य सागर, सागर नहीं बोलते। कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीज एक बार लिख दो जल्दी से जल्दी हिंदी में। मतलब कॉन्टिनेंट मतलब जमीन, कॉन्टिनेंट मतलब जमीन। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब, ड्रिफ्ट माने होता है मूव करना। एक वीडियो गेम है ड्रिफ्ट करके, कार के ऊपर, उसमें कार चलाना सीखते हैं अपन, उसका गेम का नाम है ड्रिफ्ट, महाद्वीप। हाँ, तो कॉन्टिनेंट माने होता है महाद्वीप, और ड्रिफ्ट माने होता है मूव करना। तो इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंट क्यों ड्रिफ्ट हो रहे हैं। इस थ्योरी को हमें किसने बताया है, इस थ्योरी को हमें बताया है ये अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। इससे पहले हम किन किन जोग्राफर्स का नाम सुन चुके हैं। पहला जोग्राफर जो हमने जिसका नाम सुना, हमने जिसका नाम ने सुना है उसका नाम है लैपलास। दूसरा जोग्राफर जिसका नाम हमने सुना है, एडवर्ड स्विस का नाम सुना था हमने। एडवर्ड स्विस ने वो सियाल सीमा और वो उसका नाइफ का नाम बोला था, निकल फेरस का नाम बोला था। और अपने वो नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलास देखा था। उसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट है उसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, महाद्वीप के मूवमेंट के बारे में किसने बताया है, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें बताता है कि भैया कॉन्टिनेंट क्या हो गए, ड्रिफ्ट हो गए भाई साहब, मूव हो गए। ठीक है, तो मूव हो गए। अब मूव हो गए तो भाई मूव क्यों हो गए, पता नहीं क्यों। उन्होंने अपनी थ्योरी में पहली बात ये बोली कि, हाँ, उन्होंने अपनी थ्योरी में पहली बात क्या बोली, उन्होंने बोले कि 3000 साल पहले,
300 मिलियन, 3000 नहीं सॉरी, 300 मिलियन ईयर अगो, 300 मिलियन ईयर अगो मतलब मिड मेसोजोइक, मेसोजोइक एरा में, मेरा एरा में क्या हुआ, बात है 3 पहले की, जब एक प्लेनेट हुआ करता था, उसका नाम था पेंजिया, फिर वो बाद में 300 साल पहले वो टूट गया, मतलब प्लान आइलैंड हुआ करता था। डिस्टर्ब, फिर से कहानी सुनाता हूँ। बात है साल 3 पहले, एक बड़ा आइलैंड हुआ करता था, महाद्वीप हुआ करता था, उसका नाम था पेंजिया। फिर और एक बड़ा महासागर हुआ करता था, उसका नाम था पैंथालाजा। ठीक है, 3 साल 300 वो टूट गया, तो अलग अलग आइलैंड में बन गया। ठीक है, अब नहीं, 3 बात हो गई। ठीक है, पेंजिया हो गया, पैंथालाजा हो गया, इसके बाद उसने एक और चीज बोली थी कि जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ की जो सरफेस है, जो जमीन है, वो किससे बनी है, सियाल से बनी है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। और फिर उसने ये बोला था कि अर्थ की जो ओशन सरफेस है वो किससे बनी हुई है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। अगर आपको याद आ रहा है, ये बात हमने कहाँ सुनी, एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बात कही थी, क्या लॉर्ड सीमा वाली एक बात कही थी, बताइए जरा क्या अपन ने कहाँ सुनी थी बात, कौन सा वो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर गाइस, और कमेंट करिए जल्दी से। क्या लॉर्ड सीमा हो गया। ठीक है, किसने बोला था, एडवर्ड स्विस ने बोला था। ये 4 बातें हो गई। सबसे बड़ा आइलैंड का नाम क्या होगा, पेंजिया, और ओशन का नाम क्या होगा, पैंथालाजा हो गया। और फिर ये 3 मिलियन ईयर को पहले वो टूट गया, जब वो टूट गया तो फिर वो क्या हुआ, यही यही बात बता रहा था, वो टूट गया। ये थ्योरी किसने दी थी, अल्फ्रेड वैगनार ने दी थी। अब साइंटिस्ट भाई साहब गुस्सा हो गए, हाँ स्विस ने बोला था, एडवर्ड स्विस ने बोला था। ठीक, एडवर्ड की स्पेलिंग ई वाला एडवर्ड है बेटा, आफरीन देखो, एडवर्ड, ए से अल्फर्ड, अल्फर्ड, अल्फर्ड वैगनार, याद रखना नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, अब उसने ये बात तो बोल दी कि भैया पहले प्लैनेट एक थे फिर टूट गए, अब इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए उसने 4 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट उसने क्या बोला, पहला पॉइंट उसने बोला कि जो अगर आप साहब, अगर आप अर्थ की सरफेस देखोगे ना, मतलब अर्थ में जो भी नए नए कॉन्टिनेंट बने, उनकी अगर आप बाउंड्री देखोगे और उनकी बाउंड्री को अगर आप मिलाने की कोशिश करोगे, तो आपको ये मालूम चलेगा कि इनकी बाउंड्री मैच हो रही है। बाउंड्रीज क्या हो रही है, मैच हो रही है, पहली बात। दूसरी बात फिर उन्होंने क्या बोली, उन्होंने ये बोली बाउंड्रीज तो मैच हो रही है, पर जहां पे ये बाउंड्रीज बनी है ना, वहां पे जो रॉक्स मिल रही है कि एज भी मैच हो रही है। मतलब यहाँ पे जो रॉक मिलेगी और जो यहाँ पे रॉक मिलेगी, एज क्या होगी, लगभग बराबर होगी। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है, उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो फॉसिल मिलेगा और यहाँ पर जो फॉसिल मिलेगा, उनकी एज भी क्या होगी, बराबर होगी। बराबर बराबर बराबर, एज बराबर होगी, रॉक बराबर होगी, और उनकी जो बाउंड्री होगी वो भी आराम से मिल रही होगी। 3 बात। चौथी बात क्या है, यहाँ पे जो ग्लेशियर मिलेगा, यहाँ पर जो ग्लेशियर मिलेगा और जो यहाँ पर ग्लेशियर मिलेगा, मतलब ग्लेशियर तो मैच नहीं कर रहे हैं, ग्लेशियर के द्वारा बनाया गया लैंडस्केप, मतलब भू आकृति, वो क्या हो रही है, दोनों जगह ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई भू आकृति मैच हो रही है। मतलब मैच तो नहीं हो रही है, मगर भू आकृति बनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्लेशियर के द्वारा भू आकृति इन दोनों जगह बनी है, जिसकी वजह से वो बोल रहा है कि ये एक संयोग नहीं है, एक संयोग नहीं है। पहले साल 300 मिलियन ईयर अगो ये सब एक आइलैंड का पार्ट थे, ये सब एक जुड़े हुए थे, इसका नाम था पेंजिया, पेंजिया पेंजिया पेंजिया। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स उसने एक्सप्लेन करा, एडवर्ड क्या नाम था उसका, लैगनार ने। ये 4 पॉइंट देके एक्सप्लेन करा कि उसकी थ्योरी क्या है, सही है। पर परेशानी फिर तब आ गई, तो साइंटिस्टों ने सवाल पूछा। साइंटिस्ट ने बोला भाई आपने मान लिया तुम्हारी बात कि भाई प्लेनेट एक जगह दूसरी जगह गए हैं, मान लिया आपने, प्रूफ भी देते भी मान लिया, पर ये बताओ ये प्लेनेट मतलब जो आइलैंड है वो एक जगह दूसरी जगह गए कैसे। रस्सी खींचा, भीम आए थे, भीम ने रस्सी पकड़ के खींच दिया, हनुमान जी ने फूंक मार के कर दिया, क्या ऐसा क्या हुआ भाई साहब कि अल्फ्रेड वैगनार साहब कि वो एक जगह दूसरी जगह चले गए। यहाँ पे अल्फ्रेड वैगनार साहब फैल गए। अल्फ्रेड वैगनार साहब ने बोला जैसे हुआ है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल वेव नहीं सॉरी ग्रेविटी की वजह से हुआ है, ग्रेविटेशन ग्रेविटी और वो टाइडल करंट की वजह से हुआ है। उन्होंने 2 बातें बोली, उन्होंने बोला कि ग्रेविटी की वजह से हुआ है, टाइडल वेव की वजह से हुआ है ऐसा। पर वैसे जब जैसे उन्होंने बोला ना कि ग्रेविटी की वजह से हुआ है, टाइडल वेव की वजह से हुआ है, वैसे सारे साइंटिस्ट के लगे हंसने। ग्रेविटी और जो टाइडल वेव है बहुत हल्के होते हैं,
एडवर्ड साहब, अल्फ्रेड सॉरी, अल्फ्रेड साहब, वैगनार साहब, वैगनार वैगनार कार के बारे में आप लोग जब जानते होंगे ना, वैगनार कार के बारे में, तो आप वैगनार कार से नहीं याद कर सकते। ठीक है, सब लोग हंसने लगे, भाई साहब इतनी पावर नहीं होती है ग्रेविटी में, इतनी पावर नहीं होती है कि वो टाइडल करंट में, टाइडल करंट समझते हो ना, वो ज्वार भाटा में इतनी पावर नहीं होती है कि तुम्हारे जो आइलैंड से वही एक जगह दूसरी जगह चले जाए, ऐसा नहीं होता। फिर इस तरीके से ये सब क्या है, क्रिटिसिज्म है। तो जो पॉइंट बोला था कि भाई जब आप ही बोल रहे हो कि जो आइस है, मतलब जो ग्लेशियर्स हैं वो मैच हो रहे हैं, तो आपने बोल दिया कि ये पहले मिले हुए थे, ऐसा नहीं है भाई साहब। हो सकता है बर्फ ही चले गई हो सकता है ग्लेशियर ही वहां चला गया हो, फिर ग्लेशियर यहाँ पे आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आजकल तो बर्फ मूव कर ही रही है, आजकल तो वो पहले ही मूव करती थी और आजकल ही मूव कर रही है ना। जरूरी थोड़ी कि प्लैनेट मतलब जो आइलैंड है वो एक साथ मिले हों, थोड़ी है, हो सकता है कि ग्लेशियर मिले हों। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? इस तरीके से उन्होंने मतलब साइंटिस्टों ने ये वैगनार के मजे ले लिए वैगनार साहब के क्रिटिसिज्म कर दिया। वैगनार की हर मतलब हर सदी में बेइज्जती होगी, वैगनार कार की भी बेइज्जती हो रही है, वैगनार नाम के साइंटिस्ट की बेइज्जती हो रही है। ठीक है, इस तरीके से कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी खत्म होती है, पहला अध्याय समाप्त। अब आप थोड़ा क्या रखो, दक्षिणा रखिए। अगला अगला अध्याय शुरू होता है, जो नेक्स्ट थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो एक्सप्लेन करती है जियोमॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करती है, उस थ्योरी का नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। हाँ दीपेश, ठीक है। अगला थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है? सी फ्लोर मतलब जो समुद्र का जो तल है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो समुद्र का मतलब इस समुद्र का जो तल है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। वो थ्योरी क्या होती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी होती है भाई साहब। ठीक है, चलो अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझते हैं कि सी फ्लोर कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो पहला तो सवाल ये आता है कि भाई सी फ्लोर पे गए कैसे लोग, है ना, कैसे गए? पनडुब्बी बनी भाई साहब, पनडुब्बी बनी, बहुत सारी वो सबमरीन बनी, सबमरीन बनी तो साइंटिस्ट का गए पानी के अंदर गए। जब पानी के अंदर गए तो उन्हें मालूम चला कि पानी के अंदर तो बड़ी 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 खतरनाक खतरनाक आकृति है। कैसे कैसे आकृति है? पहली आकृति, पहला जो शेप देखा उन्होंने वो देखा ट्रेंचेस। ट्रेंचेस बोला तो गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे। फिर उन्होंने देखा मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज, रिज बोले तो दरार, मिड बोले तो मिड क्यों बोला है, क्योंकि वो अटलांटिक ओशियन के मिड से जा रही है, इसलिए उसे मिड ओशनिक रिज कहा है, रिज देखा। फिर बहुत सारे वॉल्केनो देखे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ये तीन चीजें देखी। आप लोग प्लीज इसका नाम याद कर लीजिएगा, आगे काम आएगी। ठीक है, अच्छा, तो क्या था बनना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग देख रहे थे कि सी फ्लोर स्प्रेड कैसे हुआ। अब तीन सवाल आए, अब साइंटिस्ट कहाँ गए, सबमरीन लेके अंदर गए, अंदर गए सबमरीन लेके के, तो क्या लेके आए, मिट्टी लेके आए। अब वो मिट्टी लेके जो आए तो मिट्टी की रिसर्च करी, मिट्टी की जब उन्होंने रिसर्च करी तो मालूम चला, क्या मालूम चला? पहली चीज जो मालूम चली उन्हें, ये मालूम चली ये मिट्टी तो यार बहुत पुरानी नहीं है, नई नई मिट्टी है ये तो, है ना। उन्हें मालूम चला ये मिट्टी ज्यादा पुरानी नहीं है, ये मिट्टी मिड मेसोजोइक एरा से पुरानी नहीं है। मिड मेसोजोइक एरा मतलब 300 मिलियन ईयर अगो से पुरानी नहीं है। पर ये जो अर्थ क्रस्ट है जहाँ पे हमारा घर है, वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा पुरानी है। ऐसा क्यों है? वाई वाई वर यू, जो भी होता है ना, वट वर वाई, जो भी 5 W लगा दिए इन लोगों ने, परेशान हो गए। पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने मालूम चला कि जो मिड, जो सबसे ज्यादा जो नई, सबसे ज्यादा जो नई मिट्टी है वो उन्हें कहाँ मिलती है, मिड ओशनिक रीजन में मिलती है। एक तो उन्हें नई पूरे समुद्र में नई मिट्टी मिली, और फिर उन्हें मालूम चला जितना वो मिड ओशनिक रिज के पास जाते जाएंगे इतनी मिट्टी क्या हो रही है, नई नई मिट्टी उन्हें मिलती जा रही है। ठीक है, और फिर तीसरी चीज उन्हें मालूम चला, ट्रेंचेस नाम की चीज। उन्हें तीन चीज मालूम चली, पहली चीज क्या मालूम चली कि मिट्टी नई नई मिट्टी है। दूसरी चीज मालूम चली कि मिड ओशनिक रिज के पास जितना जाओगे उतनी ज्यादा नई नई मिट्टी मालूम चल जाएगी। तीसरी चीज उन्हें मालूम चली कि वो ट्रेंचेस, ट्रेंचेस की खोज उन्हें करी समुद्र में जाके। ठीक है, ये तो तीन चीजें उन्हें मालूम चली। ठीक है, अब इन तीन चीजों के बारे में ही पता करने के लिए साइंटिस्ट की एक थ्योरी आई। एक हेनरी हास और डाउस करके एक साइंटिस्ट है, उसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा बताया। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, खुशबू ने अभी भी तारीफ करी है, और मेरे को शेयर कर देना, ठीक है, मैं सर को बताऊंगा। चलो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में किसने बताया है? ये हेनरी हास और डायस ने बताया
हेनरी आर्थर डायस ने ये बताया, सिंपल सी चीज, ये देखो इसको, मतलब ये रहा, ये है मेंटल और ये है लिथोस्फेयर अपना, जहाँ पे अपना घर है, क्रस्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ है ये समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अर्थ के अंदर जो मेंटल है वो रिंग शेप में क्या होता है, घूमता रहता है, मतलब सर्कुलर शेप में क्या होता है, घूमता रहता है। जब दो रिंग, मतलब दो सर्कुलर शेप के जो वो होंगे, मतलब मूवमेंट होगा, अगर वो एक दूसरे को तोड़ रहा है, मतलब ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या जाएगी, मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ। ये देखो, ये रिंग इस तरह देखो आप, ठीक है। अब ये वाला जो सर्कुलर मेंटल का जो सर्कुलर मूवमेंट है, ये क्या करेगा, इस एरिया को, इस जमीन वाले एरिया को किस तरफ फोर्स लगाएगा, ये तरफ फोर्स लगाएगा। और ये वाला जो सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है मेंटल का, वो किस तरफ फोर्स लगाएगा, वो इस तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा। इससे यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगी, दरार आनी शुरू हो जाएगी, इस एरिया में दरार आनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से जो सी है, जो सी का फ्लोर है, वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें नहीं है। चलो, समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है। बट अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं सी और स्प्रेडिंग थ्योरी है क्या, तो मतलब सी फ्लोर की का फ्लोर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। कैसे अलग अलग हो रहा है, मेंटल है, लिथोस्फेयर है, उसमें मेंटल मतलब जो लिक्विड वाला पार्ट है, एस्टोनोस्फेयर जो भी लिक्विड पार्ट है, तो उसका जो अंदर जो माल टाल है, वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मूव कर रहा है। अगर जो दो सर्कुलर का मूवमेंट अगर डाइवर्जिंग है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, ये किस तरफ ले जा रहा है, इस तरफ ले जा रहा है, और ये इस तरफ ले जा रहा है लिथोस्फेयर को, तो क्या हो जाएगा, सी फ्लोर स्प्रेड हो जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। जय माता दी, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद ये हो गया डाइवर्जिंग, मतलब अर्थ का टूटना, मतलब लिथोस्फेयर का टूटना, अर्थ का टूटना नहीं, अर्थ की सरफेस का लिथोस्फेयर का टूटना, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बताने वाली है, ये मिड ओशनिक रिज इस तरीके से पूरे जो अर्थ है ना, पूरे अर्थ में मिड ओशनिक रिज बनी हुई है, और पूरे अर्थ सरफेस इस तरीके से टूट रही है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, पूरे अर्थ सरफेस रिज बनी हुई है, और इस तरीके से अर्थ सरफेस टूट रही है। अच्छा, अब ये ट्रेंचेस वाला खेल भी समझ लो एक बार, ट्रेंचेस वाला खेल भी समझ लो। ये अर्थ की पूरी सरफेस है, सही सरफेस है ये। तो अगर आपने अभी देखा था, मैं बस एक बार बस अपन इस डायग्राम को समझने जा रहा हूँ, बस इसको आपको मालूम चल। देखो, अब ये वाला जो रिंग सर्कुलर मूवमेंट चल रहा है मेंटल का, वो उस तरफ अर्थ की जो सरफेस है उस तरफ पुश करेगा, और ये वाला सर्कुलर मूवमेंट है वो अर्थ की तरफ पुश करेगा। तो इस तरफ से टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, और इस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या जाएगी, दरार आ जाएगी, और ये क्या कहलाएगी, मिड ओशन फिश कहलाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है, मैं समझ। अब अपन देख लेते हैं, ये तो क्या थी, एक जमीन जुड़ी हुई जमीन थी, मतलब इसमें अभी जमीन क्या हुई है, टूटी है, ब्रोक हुई है, ठीक है। इस एफ सी फ्लोर क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है, ठीक है। अब अपन देखते हैं जो अलग अलग अगर सरफेस है वो जुड़ेगी कैसे। अगर अपन मान लेते हैं, अब देखो, यही यही शुरुआत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। अपन ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक है। देखो, अगर ये सरफेस टूटी हुई है, ये सरफेस ऐसी है, ये अर्थ का लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये है, ठीक है। और मेंटल में क्या चल रहा है, यहाँ से सर ये चल रहा है,
ये वाला हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जरा, ये वाला जो मूवमेंट हो रहा है मेंटल का, मतलब अब मेंटल किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ पुश कर रहा है, और ये किस तरफ पुश कर रहा है, ये इस तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, तो पिक्चर में जाके ये जो एरिया है, ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, चलेंगी पास आने लगेंगी, आने लगेंगी, पास आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो रिंग है वो उसको इस तरफ पुश कर रही है, और ये वाला जो मेंटल का मूवमेंट है वो किस तरफ पुश कर रहा है, इसको इस तरफ। ठीक है, तो ये पास आएंगे, जब ये पास आएंगे तो पास आते आते क्या हो जाएंगे, पूरे पास हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या होगी, मैं जोड़ता नहीं हूँ ना। ठीक है, तो ये पहली स्टेप क्या होगी, ये लोग दूर दूर रहेंगे। और पहली स्टेप में क्या होगा, जो सरफेस वो जो लावा होगा, जो मैग्मा होगा, वो क्या करेगा, उसे पुश करेगा उस तरफ, और ये वाला किसको पुश करेगा, ये वाला उसको उस तरफ पुश करेगा। ये पहली स्टेज हो गई। ठीक है, अब दूसरी स्टेज देखो, अब ये पुश करेगा, अब ये पुश करेगा तो फिर क्या होगा, पुश करेगा तो ये सेकंड स्टेज। अगर पुश करेगा तो ये जुड़ जाएगी। वो पहली स्टेज क्या थी कि पुश कर रहा है, मतलब जो है वो पुश कर रहा है। दूसरी स्टेज क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी, मतलब पास हो जाएगी। पर यहाँ पर चीजें एंड नहीं हो रही। ये जो रिंग है ये कंटिन्यूअसली अभी भी क्या कर रही है, उस तरफ, रिंग का मूवमेंट अभी भी क्या है, उसी तरफ है। रिंग का मूवमेंट क्या है, अभी भी उस तरफ पुश कर रहा है, ये वाली रिंग अभी भी उस तरफ पुश कर रही है। और ये वाली जो रिंग है, मतलब जो वाला ये जो सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है मेंटल का, ये भी क्या कर रहा है, उसको अभी भी उस तरफ ही पुश कर रहा है, और ये अभी भी इस तरफ पुश कर रहा है। तो थर्ड स्टेज क्या होगी, थर्ड स्टेज ये होगी कि इनमें से जो ये दो प्लेट है, पहली प्लेट ये और दूसरी प्लेट ये वाली। ठीक है, अब इनमें से जो हल्की प्लेट होगी, सॉरी, इनमें से जो भारी प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी, सबटक हो जाएगी, मतलब अंदर घुस जाएगी। और जो हल्की प्लेट होगी वो क्या रह जाएगी, ऊपर हो जाएगी। देखो, अगर दो लोग की अगर लड़ाई होती है, अगर दो लोग की लड़ाई होती है, तो किसी ना किसी को तो हार माननी ही पड़ेगी, तभी लड़ाई रुकेगी। ठीक है, वैसे ये दो प्लेट आ रही है। ठीक है, ये दो प्लेट आ रही है, ये जो जिस फिंगर है मेरी रिंग है ना, ये समझ लो भारी रिंग, भारी वाली है। फिंगर है मेरी रिंग है, वो समझ लो भारी प्लेट है। और जिस फिंगर मेरी रिंग नहीं है वो हल्की है। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों की लड़ाई, दोनों प्लेट सामने आमने आ गई है। ठीक है, अब क्या हो रही है, ये चलते रहेंगी, लड़ाई चलती रहेगी, पर फोर्स तो कंटिन्यू लग ही रहा है। तो फिर क्या हो जाएगी, जो भारी वाली होगी ना प्लेट, वो क्या हो जाएगी, सबटक हो जाएगी, और जो हल्की वाली रहेगी वो ऊपर रह जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? पहले प्लेट अलग अलग थी, फिर क्या हुआ, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ मेल्टम, वो मेंटल की वजह से, वो कन्वर्जेंट करंट की वजह से दोनों पास में आ गई। जब दोनों पास में आ गई तो फिर वो आपस में जोर लगा रही है, जोर लगा रही है, जोर लगा रही है, जोर लगा रही है। फिर क्या होगा, जो भारी वाली होगी, जो भारी वाली प्लेट होगी वो क्या जाएगी, सबटक हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, और जो हल्की वाली रहेगी वो ऊपर रह जाएगी। इस तरीके से प्लेट का मूवमेंट होगा। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या होगी, थर्ड स्टेज क्या होगी, जो भारी वाली होगी वो क्या हो जाएगी, सबटक हो जाएगी। और जो हल्की वाली रहेगी वो ऊपर आ जाएगी, हल्की वाली क्या रहेगी, ऊपर आ जाएगी। और ये रिंग अभी भी चल रही है, कर रही है, कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, देखो, अपन पढ़ेंगे अभी हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अपन पढ़ेंगे आइलैंड्स कैसे बने, अपन पढ़ेंगे वॉल्केनो कैसे बन रहे हैं, ये सारे, रिंग ऑफ फायर कैसे चल रही है, रिंग ऑफ फायर का सीन क्या है, ये सब हम तभी समझ पाएंगे जब हम इस बात को समझ पाएंगे। बात को समझने वाली क्या रहती है, जो हैवी वाली रहेगा, जो भारी वाली सरफेस रहेगी, जो हैवी सरफेस रहेगी वो क्या हो जाएगी, सब डक हो जाएगी। सब डक मतलब अंदर चले जाएगी।
जो हल्की वाली रहेगी वो ऊपर रहेगी, जो भारी नीचे चली जाएगी, हल्की वाली ऊपर रहेगी। अब सवाल उठता है सर भारी वाली कौन सी है? ओशियन वाली भारी है, ओशियन वाली जो सरफेस है वो ज्यादा भारी है कि जो लैंड सरफेस है वो ज्यादा भारी है? आप लोग मुझे जवाब दो, ओशियन वाली ज्यादा भारी रहेगी कि लैंड वाली सरफेस ज्यादा भारी रहेगी? जवाब दो। ओशियन वाली, शाबाश। जो ओशियन वाली सरफेस क्या होगी, ज्यादा होगी। सिर्फ देखो एक मतलब इसको समझने की सिंपल सी बात है, जो हल्की चीज होती है ना वही पानी के ऊपर तैरती है ना, जो हल्की चीज होती है वही पानी के ऊपर तैरती है। बस इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ओशियन वाली सरफेस क्या होती है, भारी होती है, और लैंड वाली सरफेस क्या होती है, हल्की होती है। तो जो जब टकराएंगे ओशियन वाली सरफेस और लैंड वाली सरफेस, कौन सी वाली सरफेस सरफेस सब्जेक्ट हो जाएगी, जो भारी होगी। जो भारी कौन सी होगी, ओशियन वाली। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर एक गड्ढा बनेगा। शुरुआत में क्या बनेगा, एक गड्ढा बनेगा। एकदम से तुम्हें कवर नहीं करना चाहिए मुझे। यहाँ पे एक शुरुआत में गड्ढा सा बनेगा, इस गड्ढे को ही क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस बोलते हैं। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस बोलते हैं। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे गहरी ट्रेंच कहाँ, कौन सी ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच है। कौन सी ट्रेन है, ट्रेंच है, इसका नाम है मैरियाना ट्रेंच है। और मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, चाइना, जापान और ये फिलीपींस से आप थोड़ा दूर जाओगे, यहाँ से आपको बाइक मिल जाएगी लेने के लिए। बाइक से जब आप थोड़ा जाओगे यहाँ पर कौन सी ट्रेंच मिल जाएगी, मारा मई मेरियाना मायराना जो भी नाम है, मेरियाना ट्रेंच, वो नाम मिल जाएगा आपको। ठीक है, कितना गहरा है ये, 11,000 किलोमीटर का गहरा है। 11,000 है मरियाना ट्रेंच। ठीक है, इस तरीके से ये चीज खत्म होती है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जियो मैग्नेटिज्म। क्या है, जियो, जियो और जीनो दो, जियो मैग्नेटिज्म। मैग्नेट, देखो दो शब्द हैं, एक है जियो, जियो बोले तो, जियो बोले तो अर्थ, जियो बोले तो अर्थ, जियो बोले तो अर्थ, अर्थ अर्थ, जियो बोले तो अर्थ। और मैग्नेटिज्म माने चुंबकीय पद्धति अगर शो कर दे अर्थ, उसको हम बोलेंगे जियो मैग्नेटिज्म पद्धति, मैग्नेटिज्म शो करना। अगर अर्थ चुंबकीय मतलब चुंबक की तरह काम करने लगे तो अर्थ का चुंबकीय होना क्या कहलाता है, जियो मैग्नेटिज्म कहलाता है। अर्थ का चुंबकीय होना क्या कहलाता है, जियो मैग्नेटिज्म। जियो माने अर्थ, अर्थ का मैग्नेटिज्म मतलब जियो। ठीक है, अर्थ में भी क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। मतलब अर्थ जो होती है, अर्थ में भी क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अर्थ का भी मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, अर्थ का भी एक मैग्नेट होता है। अर्थ के मैग्नेट को हम बोलेंगे जियो मैग्नेट कहेंगे। ठीक है, मेरी मैग्नेट को बोलेंगे अमित मिश्रा की मैग्नेट, आपकी मैग्नेट को बोलेंगे आपकी मैग्नेट। अगर जमशेदपुर की मैग्नेट को जमशेदपुर की मैग्नेट बोलेंगे, दीपेश की मैग्नेट बोलेंगे दीपेश की मैग्नेट। अर्थ की मैग्नेट के क्या बोलेंगे हम, तो मैग्नेट। व्हाट इज हेलियो मैग्नेट, अरे बता रहा हूँ भाई साहब, बता रहा हूँ। यस, बता रही हूँ। पानी तो कोई पिलाता नहीं है मुझे, पहली बार मैं ही थक गया हूँ। देखो मैं लाया तो हूँ पूरा चीज, लाया तो हूँ। पहली मैग्नेटिज्म माना होता है पूरा बल, तत्व। हेलियोमैग्नेटिज्म माने होता है पूरा चुंबक तत्व। पूरा माने पुराना, चुंबक तत्व मतलब पुराना चुंबक के तत्व। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, पूरा समझ में आ जाएगा। पर अभी रोको मत, अभी जियो मैग्नेटिज्म देखो। जियो मैग्नेटिज्म, देखो अर्थ का मैग्नेटिज्म कहलाता है जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मतलब ये है कि अर्थ का क्या है, एक मैग्नेट है। अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये रहा डायग्राम देखो जरा। अर्थ में भी क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। ठीक है, तो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होता है, जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। वो क्या होता रहता है, फ्लिप होता रहता है। मतलब अगर पहले ये नॉर्थ पोल है, मतलब अर्थ के मैग्नेटिक हिसाब से नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, फिर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है। सालों बाद चेंज हो जाता है। तो ऊपर वाला फिर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नॉर्थ हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ। फिर क्या हो जाएगा, फिर से अर्थ का मैग्नेटिज्म जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला साउथ हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। फिर चीज ये है, पहली चीज क्या है, अर्थ एक मैग्नेट, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, अर्थ का एक मैग्नेटिज्म है। दूसरी चीज, अर्थ का मैग्नेटिज्म चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अर्थ का मैग्नेटिज्म शिफ्ट होता रहता है। ये दो बात समझ लो मेरी बात, तब जाके बात समझ में आएगी। पहली चीज, अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है, बोलते हैं जियो मैग्नेटिज्म। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी समझो, मान लो ये मिड ओशनिक रिज, जो कि ये है, लावा निकला। लावा निकलने के बाद जो नई नई मिट्टी निकली, जो नया नया मतलब लावा निकला और वो सूखी मिट्टी बनेगी या पत्थर बनेगा, तब सपोज पत्थर बना, कौन सा पत्थर बनेगा, इग्निशियस रॉक बनेगा। ये जो पत्थर बना है, ठीक है, अब जब ये आया नया नया दुनिया में आया, तो उस टाइम पे अर्थ का मैग्नेटिज्म कुछ इस तरह था। अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या था, पहले ऊपर की तरफ क्या था अर्थ का मैग्नेटिज्म में, ऊपर की तरफ अर्थ का मैग्नेटिज्म में क्या था, साउथ था, और नीचे की तरफ क्या था, नॉर्थ था। तो ये जो नया नया पत्थर आएगा, ये करेगा, अर्थ का मैग्नेटिज्म अडॉप्ट कर लेगा, और इसका मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। देखो, आप जब पैदा होते हो ना, और पैदा आप जब हुए हो, और जिस टाइम जो आपके पेरेंट्स की हालत होगी, सर उस तरीके से आपकी भी हालत रहेगी। फिर अगर आपके पेरेंट्स गरीब रहेंगे तो आप भी क्या पैदा गरीब होंगे, अगर आपके पेरेंट्स क्या रहेंगे तो आप भी क्या रहोगे, अमीर रहोगे। अगर आपके अगर आपके घर वालों का दिमाग सही जगह पे, तो आपका दिमाग भी क्या रहेगा, सही जगह पे रहेगा। तो वैसे ही जब ये नया नया पत्थर पैदा हो रहा था, टाइम पे जो इस पत्थर की जो मम्मी है, इस पत्थर की मम्मी मतलब अर्थ है। क्या अर्थ है, अर्थ का जो मैग्नेट का जो पोल है, अगर वो ऊपर की तरफ साउथ है और नीचे की तरफ नॉर्थ है, तो ये जो ये नया पत्थर पैदा हुआ है, तभी मैग्नेटिक पोल क्या हो जाएगा, अर्थ के मैग्नेटिज्म से मैच हो जाएगा। मतलब अगर उस टाइम अर्थ का मैग्नेटिज्म ऊपर की तरफ साउथ है, नीचे की तरफ नॉर्थ है, तो ये नया नया पत्थर का भी तरफ साउथ हो जाएगा, नीचे की तरफ नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये वाला पत्थर पैदा हुआ, ठीक है, ये वाला पत्थर पैदा हुआ। इस टाइम पे अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या था, ऊपर की तरफ नॉर्थ था, ऊपर की तरफ नॉर्थ था, और नीचे की तरफ क्या था, साउथ था। ऊपर की तरफ नॉर्थ था और नीचे की तरफ क्या था, साउथ था। तो ये जो नया पत्थर है वो अडॉप्ट कर लेगा मैग्नेटिज्म एज अर्थ है। अर्थ का जैसा जो मैग्नेटिज्म है वैसा ही मैग्नेटिज्म ये अडॉप्ट कर लेगा। ऊपर की तरफ इसका नॉर्थ हो जाएगा, नीचे की तरफ का क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तुम अपन ने समझा ना कि अर्थ का एक मैग्नेट होता है, और अर्थ का जो मैग्नेट होता है, जो मैग्नेटिज्म होता है जो अर्थ का, वो चेंज होता रहता है, कभी नॉर्थ होता है, कभी साउथ हो जाता है, कभी ऊपर वाला कभी नॉर्थ हो जाता है, कभी ऊपर वाला साउथ हो जाता है। अपन ने बात देखी थी। वैसे ही यहाँ पर जब अर्थ का मैग्नेटिज्म ऊपर की तरफ साउथ था, तो ये पत्थर पैदा हुआ, इस पत्थर का मैग्नेटिज्म भी क्या हो गया, ऊपर की तरफ साउथ हो गया। जब अर्थ का मैग्नेटिज्म ऊपर की तरफ नॉर्थ था, नीचे की तरफ क्या था, साउथ था, तब उस टाइम ये पत्थर पैदा हुआ होगा, इसीलिए इसने अडॉप्ट कर लिया, इसलिए ये पत्थर ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने जब पता करा कि मिड ओशनिक रिज से जितना दूर जाते गए ये लोग, उन्होंने देखा कि हर पत्थर का जो मैग्नेटिज्म है वो क्या है, अलग अलग है। हर पत्थर का क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, अलग अलग हो रहा है। तो हर पत्थर का मैग्नेटिज्म, मतलब जो पुरातन पत्थर है का जो चुंबक तत्व है, ये क्या है, अलग अलग है। कारण क्या है, क्योंकि जो पत्थर का जो चुंबक तत्व है, ये डिपेंड करता है उस टाइम पे जो अर्थ का चुंबक तत्व, उस टाइम पे जो अर्थ का मैग्नेटिज्म था, उस टाइम के मैग्नेटिज्म को अर्थ ने, उस पत्थर ने अडॉप्ट कर लिया है। तो बोलते हैं पैलियो मैग्नेटिज्म का चुंबक तत्व। थोड़ा देख लो, अगर समझ में नहीं है तो बताना फिर।
समझ रहे हो? ठीक है, और ये बात किसने बोली थी? वाइन और मैथ्यूज बात है ना, ये अर्थ का पेलियोमैग्नेटिज्म वाली जो बात है, बोली थी वाइन और मैथ्यू ने बोली थी। उन्होंने बोला कि मॉडर्न लावा गेट पोलराइज, जो भी लावा निकल रहा है, जो भी आधुनिक लावा आपके काल के पकी क्षेत्र की ध्रुवीयता प्राप्त करेगा। मतलब जब ये लावा नया नया लावा निकलेगा तो जो उस टाइम पे जो धरती की जो मैग्नेटिज्म है होगा, तो तत्व होगा, उसको वो अडॉप्ट कर लेगा। बोला था वाइन और मैथ्यू ने था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ने दोनों थ्योरी देख ली, अब देख लेते हैं अगली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तरीके से रिवाइज करना चाहिए, करा करो आप लोग भी। प्लेट मैग्नेटिक प्लेट हाउ मैग्नेटिक थ्योरी में हम समझेंगे पहाड़ क्यों बने और ये अर्थ क्यों आता है, इसे फालतू सब इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे क्यों होता है, ठीक है। तो पहले जो बेसिक चीजें वो हमें जानना पड़ेगा। बेसिक हमें पता है कि अर्थ लिथोस्फीयर क्या होता है, एस्टेनोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर का फ्लो हमें पता है, ठीक है। ये तो हमें पता है हमें, ये पता है हमें हाउ माउंटेन। अच्छा, अब जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने जो भी पढ़ा है अभी तक, अभी तक हम रिवाइज कर रहे थे, तो हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, ठीक है। पर अब प्लेट टेक्टोनिक हम एकदम डायरेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। प्लेट टेक्टोनिक हमें पढ़ने के लिए पहले समझना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक को समझने के लिए कुछ समझने पड़ेंगे, और ये बेसिक बेसिक नहीं है, ये बेसिक बहुत खतरनाक बेसिक है, ठीक है। तो इसको बड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये जो बेसिक्स हैं इनको थोड़ा ध्यान समझिए, और ये बेसिक को एकदम रटना है, रट्टू तक रटना है, तब जाके समझ में आएगा ये, ठीक है। चलिए, ये रटने वाली चीजें हैं, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, समझने वाली चीजें भी नहीं है। देख लो जरा, जो इनर कोर रहेगा, कौन सा वाला कलर दिख रहा है इसमें? जो इनर कोर रहेगा, इनर कोर समझते हो ना, अंदर वाला जो कोर रहेगा वो किससे बना है? फेरस और निकल से बना है, ठीक है। जो आउटर कोर है, लिक्विड वाला वो कोर है, वो किससे बना है? फेरस से बना है, निकल से बना है, और किससे बना है? सिलिकॉन से बना है। क्लियर है ये बात? जो मेंटल है वो किससे बना है? ऑलिवाइन रॉक से बना हुआ है। मेंटल किससे बना हुआ है? ऑलिवाइन रॉक से बना, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक है प्लेट टेक्टोनिक। और जो ओशियन है वो किससे बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। ओशियन किससे बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। कॉन्टिनेंट किससे बना हुआ है? कॉन्टिनेंट बना हुआ है ग्रेनाइट से और एंडेसाइट से, एंडेसाइट रॉक से। ये हिंदी इंग्लिश लगभग सेम ही रहेगी, इसमें याद कर लो, ठीक है। याद करो कि जो इनर कोर है वो किससे बना हुआ है? आयरन और निकल से बना हुआ है। जो आउटर कोर बना हुआ है आयरन, निकल और सिलिकॉन से बना हुआ है। जो मेंटल है वो किस रॉक से बना हुआ है? ऑलिवाइन से बना हुआ है, वो ऑलिवाइन। ओशन किससे बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। और जो कॉन्टिनेंट है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट और एंडेसाइट। ये याद कर लिया ये फैक्ट। अब इसके बाद देखो, मेंटल बना हुआ है ऑलिवाइन से, ये टेबल बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। मेंटल किससे बना हुआ है? ऑलिवाइन से बना हुआ है। और ऑलिवाइन की खास बात, जो ऑलिवाइन रॉक होती है ना, ऑलिवाइन एक प्रकार की रॉक होती है। ऑलिवाइन क्या होता है सर? ऑलिवाइन एक प्रकार की रॉक होती है, मैं बताऊंगा अभी। ऑलिवाइन एक, ये सब चीजें एक ही होती है। अभी बस 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दो, समझ में आ जाएगा। ऑलिवाइन एक प्रकार की रॉक होती है। ऑलिवाइन की खास बात ये होती है कि ऑलिवाइन बहुत फ्लूइड होता है, बहुत ज्यादा ये फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब क्या होता है? मतलब बहता, ज्यादा आसानी से बह जाता है, ठीक है। ऑलिवाइन क्या होता है? आसानी से बह जाता है। और ऑलिवाइन क्या होता है? हैवीएस्ट होता है, बहुत भारी होता है, और बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करता है, बहुत जल्दी जल्दी बहता है। आ गया? बस प्रॉपर्टीज याद कर लो, तो समझ में आ जाओगे ना, समझ में आ जाएगा ये सब चीजें, तो प्लेट टेक्टोनिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। पहाड़ कैसे बनते हैं, अर्थ को क्यों आते हैं, सब चीजें बहुत आसानी से। अगला है ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है? ओशियनिक क्रस्ट किससे बना है? बेसाल्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बेसाल्ट से बना हुआ है।
बेसाल्ट क्या होता है? बेसाल्ट इग्निशियस रॉक का एग्जांपल है बेसाल्ट, ठीक है। लावा के जैसे कह सकते हैं, हाँ लावा के जैसे कह सकते हैं। अब जो बेसाल्ट होता है ना, वो क्या होता है? फ्लूइड होता है, और क्या होता है? हैवी होता है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते आ रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, ऑलिवाइन से लेके फिर बेसाल्ट, फिर एंडेसाइट और फिर ग्रेनाइट में आओगे, फ्लूइडिटी होती है, मतलब जो बहने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? कम होगी। जो ऑलिवाइन होती है, ऑलिवाइन की बहने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। और जो बेसाल्ट होती है, ओशनिक क्रस्ट जो होती है, उसकी बहने की क्षमता क्या होती है? थोड़ी सी कम हो जाती है। और ऑब्वियसली बहने की क्षमता कम ही होगी, है ना, ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि मेंटल हमारा क्या होता है? बहता है ना। और हमारा ओशनिक जो ओशन की जो सरफेस होती है बहती नहीं है ना, तो नहीं बहती क्योंकि बहने की क्षमता कम है, बहने की क्षमता कम है। और फिर जब कॉन्टिनेंट में जाते हो, मतलब जो धरती है ना, जो सरफेस में आते हो, सरफेस की मिट्टी जल्दी बहती नहीं है, बहती है ना। वो दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है एंडेसाइट, हो सकता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट तो आप लोगों ने देखा होगा पत्थर होता है, आपके घरों में भी लगा होगा, मंदिरों में ग्रेनाइट लगा होता है, मंदिर मस्जिद में ग्रेनाइट लगा होता है। तो ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट बहता है क्या? बहुत कम बहता है ना। तो फ्लूइड बहने की क्षमता क्या जाती है? और कम हो जाती है एंडेसाइट में, और बहने की क्षमता ग्रेनाइट में तो कम हो जाती है, ग्रेनाइट में बहने की क्षमता। ठीक है, चलिए ये वाली बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद दूसरी चीज, जो ऑलिवाइन होता है ना, ऑलिवाइन सबसे ज्यादा भारी होता है। जो मेंटल होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा भारी होगा। और फिर जैसे आप बेसाल्ट में जाओगे, समुद्र की जो सरफेस होगी वो क्या होगी? हल्की होगी। देखो अपन ने जो एडवर्ड स्विस ने, मतलब जो अपन ने कौन सी है, नेबुलस और लैपलास, लैपलास ने ये बोला था ना कि जो भारी चीज होती है क्या चली जाती है? अंदर की तरफ रहती है, और जो हल्की चीज रहती है वो ऊपर की तरफ रहती है। भारी चीज कौन सी है? मतलब अंदर की तरफ चीज कौन सी होगी? मेंटल अंदर की तरफ होगा कि अर्थ ओशन क्रस्ट अंदर की तरफ होगी? मेंटल अंदर की तरफ होगा। तो मेंटल में पाई जाने वाली जो भी मिट्टी होगी, जो भी ऑयलवाइन मिट्टी होगी, वो क्या होगी? भारी होगी। ऑब्वियस सी बात है, लैपलास ने बोला था ये वाली बात। अपन ने एग्जाम्पल भी देखा था, अपन ने बाल्टी घुमाई थी, फिर अपन ने देखा भी था, जो सबसे अंदर वाली सरफेस होगी वो क्या होगी? भारी होगी। मेंटल की सरफेस क्या होगी? भारी होगी। अब अपन आ जाते हैं ओशन क्रस्ट में। ओशन क्रस्ट में क्या है? बेसाल्ट है। बेसाल्ट की जो हैवीनेस होगी वो क्या होगी? कम कम होगी कंपेयर टू मेंटल। उसकी जो बेसाल्ट की जो मतलब जो ओशन सरफेस की जो मिट्टी होगी वो क्या होगी? हल्की होगी, हैवी होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन कहाँ पे? ओशन क्रस्ट, वो सरफेस में जाते हैं। सरफेस में जब आते हैं तो सरफेस दो प्रकार की मिट्टी से बनता है, एक बनता है एंडेसाइट से बनता है, दूसरी किससे बनता है? ग्रेफाइट से बनता है। एंडेसाइट से बनता है और ग्रेफाइट से बनता है। जो एंडेसाइट होता है वो थोड़ा थोड़ा भारी होता है, पर इन दोनों कंपैरिजन में क्या होता है? थोड़ा लाइटर होता है। और फिर ग्रेनाइट क्या होता है? और ज्यादा हल्का होता है। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, इसको प्लीज मेरी आपसे अनुरोध है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया? मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब इसमें जानने वाली एक और चीज है, देखो। जब ये गर्म होती है, बर्निंग एंड मेल्टिंग ऑफ रॉक, जब ऑलिवाइन रॉक कहाँ की रॉक थी? मेंटल की रॉक थी। ऑलिवाइन कहाँ की थी? मेंटल की थी। जब ये ऑलिवाइन रॉक जब गर्म होगी, फिर क्या बन जाएगी? ये बेसाल्ट बन जाएगी। हर धर्म के लोग एक होते हैं, है ना। ये हर अलग अलग प्रकार की मिट्टी क्या है? एक है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो, ठीक है। ऑलिवाइन में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या बन जाएगा? वो बेसाल्ट बनेगा। बेसाल्ट में जब टेम्परेचर बन जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा? वो एंडेसाइट बन जाएगा। जब एंडेसाइट में टेम्परेचर बढ़ने पड़ेगा तो फिर क्या बन जाएगा? वो साइड बन जाएगा। भाइयों बहनों, इसको और लिख लो, कल हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सब काम आएगा, ठीक है। ऑलवाइन ऑलवाइन में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वो मेल्ट होकर क्या बनेगी? बेसाल्ट बनेगी। बेसाल्ट में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या बनेगा? एंडेसाइट बन जाएगा। एंडेसाइट में जब टेम्परेचर बनेगा तो फिर क्या बनेगा? वो ग्रेनाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो
ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।